हेलो दोस्तों, विजन आईएएस जनवरी 2023 करंट अफेयर के अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आपका स्वागत है। पहला टॉपिक है भारत और ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ क्या है? ग्लोबल साउथ का आशय उन देशों से है जो अपेक्षाकृत वंचित हैं। इन देशों का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और ब्रिटेन वुड संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो इसे हम ग्लोबल साउथ कहेंगे। सुर्खियों में क्यों रहा है और इसके कुछ तथ्य क्या हैं उसको देखेंगे। तो भारत ने एक विशेष वर्चुअल समिट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की शिखर सम्मेलन हुआ, उसकी मेज़बानी की। तथ्य की अगर हम बात करें तो भारत जो है G20 की अध्यक्षता कर रहा है, और G20 की अध्यक्षता में ऐसे देश जो कि उसमें उनका आधार उसमें नहीं है, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, उन देशों के विचारों को, उनकी आकांक्षाओं को विश्व के सामने रख रहा है। इससे जो है वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन को एक बढ़ावा दिया जा रहा है। इस समिट में 120 से अधिक देशों ने भाग लिया है। इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य रहा है वो विश्व को फिर से सक्रिय करने के लिए उसकी प्रतिक्रिया, पहचान और सम्मान और सुधार को एक वैश्विक एजेंडे के रूप में रखने का आह्वान किया गया है। अगर हम बात करें कि इस शिखर सम्मेलन में शुरू की गई कुछ पहल हैं, तो जैसे पहल की बात करें तो आरोग्य मैत्री है। भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति दे रहा है। ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में भारत जो है वो ग्लोबल साउथ के सदस्यों के साथ जो समस्याएं हैं और जो शोध हैं उन पे काम करेगा। ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव में भारत और अन्य विकासशील देशों के साथ अपनी विशेषज्ञता को साझा करेगा। ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट्स फोरम में विदेश मंत्रालय के युवा अधिकारियों को भी जोड़ेगा। ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप, इसमें ऐसे विकासशील देश जिनके विद्यार्थी भारत में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनको छात्रवृत्ति की व्यवस्था करेगा। अब ग्लोबल साउथ के साथ जो है इसको एकत्र करने में, इसकी संलग्नता में चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां कैसी हैं? ग्लोबल साउथ को एकजुट करना पहली चुनौती। क्यों? क्योंकि विकासशील देशों के बीच जो है वो बहुत भेदभाव हैं, आर्थिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, राजनीतिक विभाजन, ऐसी कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से ग्लोबल साउथ के देश आपस में एकत्र नहीं हो पाते हैं। और भी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे घरेलू मुद्दे हैं। घरेलू मुद्दे में उसका कारण जीडीपी और बढ़ती आर्थिक, औद्योगिक, तकनीकी क्षमताएं हैं। उन सब के बावजूद जो है विकासात्मक चुनौतियां का सामना कर रहे हैं। और एक ये भी है कि यहाँ की जनसंख्या के मामले में अत्यधिक दबाव होने की वजह से ये आपस में घरेलू मुद्दे बने हुए हैं। पिछले अनुभव की अगर हम बात करें तो कुछ इसके पहले भी प्रयास किए गए थे कि कम से कम विकासशील देशों को इकट्ठा एक मंच पर लाया जाए, जिसमें से गुट निरपेक्ष आंदोलन, G77 जैसे विकासशील देशों के समूह को बनाया गया है। अगर हम बात करें वैश्विक रूप से कि कौन कौन सी पहले शुरू की गई हैं, तो एक गुट निरपेक्ष आंदोलन जो 1961 में शुरू हुआ, जिसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, विश्व के अन्य देश भी शामिल रहे, जिन्हें हम खासकर तीसरी दुनिया के देश कहते हैं। इसका उद्देश्य जो है वो रहा कि सामाजिक आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली का पुनर्गठन, समान स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। समूह 77 या फिर G77 की बात करें, इसकी स्थापना होती है 15 जून 1964 को। इसमें 77 विकासशील देश जो है शामिल होते हैं, और इनका उद्देश्य होता है कि अपने उस सामूहिक आर्थिक हितों को बढ़ावा दें और एक दूसरे का सहयोग करें। भारत ने भी अपने कई पहल शुरू की है, जैसे वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम। कोविड-19 के दौरान वैक्सीन भारत जो है कई विकासशील देशों को कोविड की वैक्सीन की आपूर्ति की। मानवीय सहायता और आपदा राहत, तो दूसरे विकासशील देश में अगर कोई आपदा आती है तो भारत उसकी सहायता करता है।
भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम 1964 में शुरू हुआ था। यह गरीब विकासशील देशों और उनकी परियोजनाओं को अलग अलग तकनीकों के माध्यम से सहायता प्रदान करता है, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अगर हम बात करें और चुनौतियों की, तो वित्त के क्षेत्र में पश्चिमी आधिपत्य है। जैसा कि हम जानते हैं कि पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लेकर के फ्रांस और यूरोपीय देश सब समृद्ध देश हैं। समृद्ध देशों का की सहायता जो है हर विकासशील देश लेना चाहते हैं। ऐसे में विकासशील देशों की मदद से बचते हैं। दूसरा, उनके साथ कम से कम पश्चिमी देशों के साथ वो अपना संबंध बनाना चाहते हैं। तो एक ये भी एक समस्या है, ये भी एक चुनौती है। गैर समावेशी में क्या हुआ कि जैसे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में चीन और पाकिस्तान जैसे देश जो है वो आमंत्रित नहीं किए गए। तो एक प्रकार से गैप है, जो सारे विकासशील देश हैं या फिर कहें गरीब देश हैं, वो सारे देश इकट्ठा हो ही नहीं पा रहे हैं। वही सारी चीज़ जैसे इसमें भारत और ग्लोबल साउथ के बारे में बताया गया है। एक ब्रॉड लाइन है जिसके नीचे जो है गरीब दक्षिण और ऊपर जो है समृद्ध उत्तर है, ग्लोबल साउथ है। अब हम बात करें ग्लोबल साउथ का महत्व क्या है। तो ग्लोबल साउथ का महत्व ये है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर प्रौद्योगिकी के प्रयोग से ये लोग अपना बेहतर जलवायु परिवर्तन कर सकते हैं, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं, गरीबी और असमानता जैसे मुद्दों से निपट सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो है वो ग्लोबल साउथ में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है, जैसे तेल, गैस, खनिज और लकड़ी से समृद्ध है। तो प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करके हम एक समस्याओं से जो है विकासशील देशों की, उससे हम उबर सकते हैं। दक्षिण दक्षिण सहयोग, गरीबी और समानता जैसे मुद्दों से निपटने के लिए सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। भारत और ग्लोबल साउथ के बीच सामान्य संबंध क्या है? संबंध है औपनिवेशिक अतीत, क्योंकि भारत भी अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है और अब औपनिवेशिक रहा है। सामाजिक आर्थिक मुद्दे में भी भारत लगभग दूसरे विकासशील देशों के समान ही है। अल्प प्रतिनिधित्व, बहुत कम प्रतिनिधित्व है विश्व में, और प्रवासियों की समस्या भी है ठीक ठाक। ग्लोबल साउथ के प्रति भारत का दृष्टिकोण क्या क्या है? भारत का दृष्टिकोण की अगर हम बात करें, भारत जो है प्रकृति में सलाहकार है, प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति में सलाहकार है, परिणाम उन्मुख, ठीक है, रिजल्ट को ध्यान में रख करके चीज़ों को प्लान करता है, जन केंद्रित है, लोगों को ध्यान में रख करके जो भी है काम करता है, मांग संचालित और समान व्यवहार का मतलब ये है भेदभाव और असमानता जैसी चीज़ों को कम करने के लिए भारत उन्मुख है। अब ग्लोबल साउथ के साथ संपर्क को बढ़ाना कैसे बढ़ा सकते हैं? सहयोग से, आपसी विश्वास से, विकास परियोजनाओं से, हितों को बढ़ावा दे करके, जैसे G20 जैसे मंचों का उपयोग करके भारत जो है वो अपने ग्लोबल साउथ के साथ संपर्क को और बेहतर तरीके से बढ़ा सकता है। अगर हम बात करें निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष यही है कि 2023 में भारत का लक्ष्य जो है वो ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करना था, ये पहले से निश्चित था। और विकासशील देशों के हितों को कैसे बढ़ाया जाए, सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही है। अगर हम बात करें ग्लोबल साउथ से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावलियों की, तो जैसे उत्तर दक्षिण की बहस, विकसित उत्तर और विकासशील एवं अल्प विकसित दक्षिण, ये चीज़ें बहुत बहुत पहले से चली आ रही हैं। किन किन मुद्दों पर? वो चाहे शीत युद्ध में हो, जलवायु ऊर्जा परिवर्तन जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, इन सब में अलग अलग दृष्टिकोण है। जब भी UNFCCC जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बात होती है, उत्तर और दक्षिण में बहस देखी जाती है। उत्तर और दक्षिण की बहस में ज़्यादातर उत्तर का पार्टिसिपेशन ऐसे संस्थानों में अधिक है, तो दक्षिण के लोग ये मानते हैं कि उनके साथ भेदभाव हुआ है। जैसे WTO में सब्सिडी की बात होती है, उत्तर दक्षिण में बहस देखी जाती है, किसानों की सब्सिडी हो या फिर दूसरी सब्सिडी जो भी होती है। दूसरा जो प्रमुख शब्दावली है, दक्षिण दक्षिण सहयोग। दक्षिण दक्षिण सहयोग में क्या है कि
गोलार्ध को जब हम दो भागों में बांटते हैं, उत्तर और दक्षिण, दक्षिण के कई राज्य, कई देश जैसे अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, ऐसे जो कॉन्टिनेंट हैं, तो इनमें जो है आपस में सहयोग होना चाहिए। अच्छा, ये सहयोग कैसा हो? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण और तकनीकी, ये सारे सांस्कृतिक रूप से भी एक तरह से समन्वय हो सकते हैं। विकासशील देशों के बीच जो है वो तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना जो है वो, जैसे ब्यूनस आयर्स एक्शन प्लान में ये सारी चीज़ें शामिल थी। तो एक एग्जाम्पल है ये। अगला जो प्रमुख शब्दावली है वो है त्रिकोणीय सहयोग। त्रिकोणीय सहयोग मतलब दो या दो से अधिक विकासशील देशों के बीच दक्षिण संचालित साझेदारी, जिसमें भारत जो है उत्तर और दक्षिण को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सुर्खियों में रही है इस समय भोपाल घोषणा पत्र। तो थिंक 20 या T20 की बैठक जारी रही है, जिसमें क्या हुआ कि भारत जो है G20 की अध्यक्षता कर ही रहा है। और इसमें क्या है कि थिंक 20 में अनुसंधान जैसे चीज़ों को मुख्य विषय बनाया गया है। भोपाल घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदुओं पर अगर नज़र डालें तो उसकी भी वही है कि प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए समावेशी विकास, देखभाल का अधिक ध्यान, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास मॉडल को प्रोत्साहित करना, उत्तर और दक्षिण के बीच विद्यमान अंतराल को समाप्त करना, ठीक है, पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भारत जो है ग्लोबल साउथ जैसे मंचों का उपयोग करके और G20 जैसे मंचों का उपयोग करके समानता जैसे बिंदुओं पर काम कर सकता है। अगला जो टॉपिक है आपका, भारत और मिस्र, इंडिया एंड इजिप्ट। तो क्या हुआ कि 26 जनवरी के दिन जो है 74वें गणतंत्र दिवस के समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति को बुलाया गया था, उसमें शामिल हुए वो। तो अगर हम बात करें कि भारत और मिस्र का क्या संबंध है, तो भारत मिस्र अपने द्विपक्षीय संबंधों जैसे रणनीतिक साझेदारी के रूप में रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इसमें राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, ऊर्जा, आर्थिक पहलुओं को भी शामिल किया गया है। हुआ क्या कि भारत और मिस्र के संबंध जो है वो को लगभग 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो जब दोनों के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं तो इसके उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट का भी आदान प्रदान किया गया है। चूँकि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है तो भारत ने मिस्र को इस मौके पर इस सम्मेलन में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। भारत के लिए मिस्र का क्या महत्व है? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप अगर देखना चाहें तो मिस्र का मैप जो है इसमें देख सकते हैं। ये है आपका मिस्र, नील नदी के पश्चिम या फिर नील नदी इसके बीच से ही होकर के गुजरती है। मिस्र आपका लाल सागर से पश्चिम में, इधर आपका एशिया शुरू हो जाता है, इधर आपका अफ्रीकन कंट्री, ठीक है। भारत के लिए मिस्र का महत्व क्या है? भारत का मिस्र के से संबंध बहुत पुराना है। जब भारत आज़ाद हुआ था उसी समय से भारत और मिस्र का संबंध अच्छा है। महत्व की अगर हम बात करें, पहला महत्व है भू राजनीतिक महत्व। चूँकि क्या है कि मिस्र जो है अरब और एशिया का ही एक हिस्सा अरब और अफ्रीका के कुछ देशों के साथ जुड़ा हुआ है। मिस्र के बगल से ही आपका स्वेज नहर निकलता है, मिस्र के सीमा से ही। तो वहाँ से व्यापारिक दृष्टिकोण की दृष्टि से तो ये सारी चीज़ें जो है वो महत्वपूर्ण है। दूसरा, मिस्र जो है वो बहुपक्षीय मंचों पर बहुत महत्व देता है। जैसे जब गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ, G77 हुआ, तो उसमें भारत के साथ मिस्र दोनों देश साथ साथ थे। अगर हम बात करें भू रणनीतिक महत्व की, तो भू रणनीतिक महत्व में मिस्र से संबंध होने का मतलब ये है कि आप यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच व्यापार मार्गों को केंद्र में रख करके आप व्यापार कर सकते हैं।
मिस्र सुएज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ देता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रणाली है वो भारत के लिए काफ़ी, व्यापार प्रणाली है उसमें भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो जाएगी। 12% वैश्विक व्यापार जो है आज भी सुएज नहर के माध्यम से होता है। अगला महत्व आर्थिक है। आर्थिक महत्व क्या है? द्विपक्षीय व्यापार 75% से बढ़ करके जो लगभग 4 मिलियन था वो 2021-22 में लगभग 7.26 मिलियन हो गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिस्र जो है रूस और यूक्रेन से गेहूं के सबसे बड़े आयातकों में से एक था। चूँकि रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा था इसलिए भारत ने मिस्र को गेहूं का निर्यात किया। भारत से मिस्र ने गेहूं की खरीद की। ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऊर्जा सुरक्षा में जैसे तेल, गैस और काफ़ी चीज़ें हैं, तो भारत इन चीज़ों का आयात करता है। तो इन दोनों देशों के संबंध से ऊर्जा सुरक्षा में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। रक्षा क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो रक्षा क्षेत्रों में मिस्र जो है वो भारत में रक्षा उपकरण खरीदने के लिए भी काफ़ी रुचि रखता है। जैसे इसमें से LCA तेजस, आकाश जैसी मिसाइलें, DRDO के स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स और रडार्स, ये सारी चीज़ें मिस्र जो है वो खरीदता है। अगर बात करें आतंकवाद के मुद्दे पर तो आतंकवाद से निपटने के लिए भी दोनों देश जो है खुफिया जानकारी जो है उसको साझा करते हैं। भारत और मिस्र का संबंध जैसा कि हमने कहा कि उन बहुत पहला है, 75 साल पूरे हुए। यानी कि शुरू कब हुआ था? लगभग जब भारत आज़ाद हुआ था। तो 1947 में पहली बार जो है वो राजदूत स्तर पर राजनयिक संबंध जो है संबंधों की शुरुआत हुई थी। 1955 में भारत और मिस्र ने मैत्री संधि पर हस्ताक्षर कर लिया था। भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, ये सब मिल करके एक गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत किए थे जब शीत युद्ध चल रहा था। 1978 में द्विपक्षीय व्यापार समझौता इन्होंने किया, भारत और मिस्र ने। 1988 में अगर हम बात करें तो एक अधिमान्य व्यापार समझौता इन्होंने शुरू किया। व्यापार करने के लिए समझौते शुरू हुए। भारत से प्रधानमंत्री की 4 यात्राएं लगभग इस पूरे 7 दशक में हो चुकी हैं और वहाँ से भी कई बार राष्ट्रपति द्वारा भी यात्राएं की जा चुकी हैं। 2008 में, 2013 में वहाँ के राष्ट्रपति की, 1982, 1983। तो ऐसे कई बार जो है संबंध बेहतर बनते गए। एक नए युग के लिए नई साझेदारी 2014 से 2022, खास करके 2014 से मतलब जब से मोदी सरकार आती है। 2023 की बात करें तो 75 वर्ष पूरे होने के बाद 74वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को शामिल ही किया है। तो इस प्रकार जो है वो भारत का मिस्र से लगभग आज़ादी के बाद से ही संबंध अच्छा है। रही चुनौतियों की बात तो भारत और मिस्र के संबंध के विकास में कुछ चुनौतियां भी रही हैं। जैसे पहली चुनौती की अगर हम बात करें तो उसमें है आर्थिक संकट। आर्थिक संकट का अर्थ है कि मिस्र देश जो है वो मुद्रास्फीति का सामना कर रहा है। मुद्रास्फीति में वृद्धि हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि वहाँ निवेश कम हो रहा है। निवेश कम होने का मतलब ये है कि लोग अपना पूंजी निकाल करके दूसरे देश ले जा रहे हैं या अपने मूल देश की तरफ भाग रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि मिस्र ने इस संकट के सामना करने के लिए कई बार IMF से जा कर के संपर्क किया, पैसा की डिमांड किया। तो ऐसी चीज़ें भी सामने आ रही हैं। तो जब भी अगर ऐसी चीज़ नहीं होगा तब भारत और मिस्र के संबंध में थोड़ा सा दूरी आएगी। दूसरा संकट ये है, दूसरी चुनौती ये है कि चीन की उपस्थिति। चीन जो है अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चलाया है उसमें सुएज नहर भी उसका एक हिस्सा है। जबकि वर्तमान में अगर चीन के और मिस्र के व्यापार की बात करें तो भारत के व्यापार से लगभग दुगना है। भारत का कितना है? 7.26 मिलियन डॉलर है, जबकि बिलियन डॉलर है, जबकि चीन का व्यापार मिस्र से लगभग 15 मिलियन डॉलर है। तो ये 2 गुना है। अगर हम बात करें मानवाधिकारों का उल्लंघन, तो ऐसे कई चीज़ें हैं जिसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन मिस्र में हुआ है। लगातार नरसंहार हुए हैं। 800 से अधिक लोग थे जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहाँ की आर्मी ने उन्हें
आर्मी या फिर जो भी कहें उन लोगों ने उनको मारा, तो मानवाधिकारों का हनन हुआ है, जबकि भारत जो है मानवाधिकारों का प्रबल समर्थक है। तो इस मुद्दे पे एक चुनौती साबित होती है। अगली जो चुनौती है वो राजनीतिक गतिशीलता की है। राजनीतिक गतिशीलता में क्या है कि हर वक्त जो है राजनीतिक गतिशीलता बदलती रहती है, खास करके खाड़ी देशों में। तो जैसे अब्राहम एक्कॉर्ड हो गया, न्यू क्वाड, भारत की संतुलनकारी दृष्टिकोण, तो ये सारी चीज़ें भी एक चुनौती का कारण बनती हैं। संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव है, जैसे नैम का उपयोग यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है उसको फिर से सक्रिय किया जाए, फिर से उसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता दी जाए और उस पर काम किया जाए। दूसरा, समान विचारधारा वाले देशों के साथ सहयोग होना चाहिए, जैसे एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर मॉडल को आगे बढ़ाया जाए। भारत जापान सहित समान विचारधारा वाले देशों के साथ सहयोग करें। भारत अफ्रीका मंच का उपयोग करें। ठीक है। लोगों के बीच संपर्क को बढ़ाना चाहिए। संपर्क में कैसे? शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, शैक्षणिक आदान प्रदान जैसी पहल को बढ़ावा देना चाहिए और घनिष्ठता को और मजबूत करना चाहिए। तो अगला जो टॉपिक है वो भारत और यूरेशिया। भारत यूरेशिया का संबंध, देखिए यूरेशिया से मतलब यूरोप और एशिया दोनों को मिला जुला है। ठीक है। तो सुर्खियों में क्यों है? जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों ने कई पहल शुरू की है। इन पहलों का संकेत साफ यही है कि यूरोपीय और एशियाई देशों के बीच एक बेहतर संबंध होना चाहिए। अगर हम बात करें यूरेशिया के बारे में, तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीपीय क्षेत्र है। इसमें यूरोप, मध्य पूर्व, एशिया के लगभग 93 देश शामिल हैं। 5 अरब से अधिक लोग रहते हैं। और इसे भूवैज्ञानिक रूप से बात करें तो यूरेशियन प्लेट भी यहाँ पर पाई जाती है, दर्शाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यूरेशिया इस क्षेत्र के गठन के बारे में सहमति आधारित अंतर्राष्ट्रीय समझ की कमी है। उदाहरण के लिए यूरोप अपने आप को अलग जैसा मानता है। अगर हम बात करें यूरेशिया में संसाधन की बात करें तो लगभग 31% प्राकृतिक गैस भंडार, 17% तेल भंडार, 23% लौह अयस्क और 14% स्वर्ण, 7% तांबा है, जो कि एक बहुत बड़ा संसाधन है। बात की जाए यूरेशिया का वैश्विक अर्थव्यवस्था में या फिर वैश्विक व्यवस्था में क्या महत्व है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि चीन की आक्रामकता बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स प्रोग्राम के चलते यूरेशियाई क्षेत्रों में चीन की जो है सक्रियता काफ़ी बढ़ी हुई है, तो उसको संतुलित किया जा सकता है। बदलते भू सामरिक गठबंधन, चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते द्वेष की वजह से यहाँ पर एक मजबूती दी जा सकती है, एक उसके विकल्प के रूप में किया किया जा सकता है। और अगर हम बात करें क्षेत्रीय गठबंधन की, तो क्षेत्रीय गठबंधन में रूस और ईरान जैसे कई देश पर जो अमेरिका प्रतिबंध लगाता है, ईरान पे परमाणु कार्यक्रम को लेकर के और रूस पर यूक्रेन युद्ध को लेकर के, तो ऐसे में क्षेत्रीय गठबंधन की जो बात आती है वो भी यूरेशिया में काफ़ी यूरेशिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। क्षेत्रीय गठबंधन में ये सारी चीज़ शामिल हो जाती हैं। चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की के बीच एक क्षेत्रीय सुरक्षा आकार ले रही है। उद्देश्य जिसका है कि एक क्वाड का विकल्प तैयार किया जाए या क्वाड को संतुलित किया जाए। तो क्वाड क्या है? क्वाड में 4 देश शामिल हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। तो उसको संतुलन करने के लिए एक प्रकार का एक संगठन बनाने की कोशिश है। हिंद प्रशांत क्षेत्र का प्रति संतुलनकारी विकल्प जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और हिंद प्रशांत क्षेत्र के विकास पर अत्यधिक बल दे रहे हैं। चीन और रूस का एक होना और प्रति संतुलन के रूप में इस यूरेशिया की शक्ति को सामने खड़ा करना, ये एक विकल्प हो सकता है। यूरेशियाई क्षेत्र में भारत के लिए भी कई चुनौतियां हैं, जैसे यूरेशियाई क्षेत्र में परियोजना को पूरा करने में होने वाला विलंब। उदाहरण के लिए चाबहार बंदरगाह, अशगाबाद समझौता, जो भी वहाँ पर भारत जो है निवेश कर रहा था
उसमें काफ़ी विलम्ब हो रहा है। अपवाद को छोड़ दिया जाए तो काफ़ी विलम्ब देखने को मिल रहा है। प्रतिबंधों के बीच चीन का आगे आना, रूस और चीन का एक संबंध हो रहा है। प्रतिबंध रूस के ऊपर लगाया है अमेरिका ने। उसमें चीन जो है वो रूस के साथ जो है एक द्विपक्षीय समझौता कर लिया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चीन की जो है यूरेशियाई क्षेत्र में बढ़ती उपस्थिति, भारत के समक्ष जो है व्याप्त चुनौतियां कई हैं। भारत रूस और ईरान पर जो है वो उतना व्यापार नहीं कर पा रहा है। उसका कारण ये है कि इन पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। क्योंकि भारत का हित अमेरिका जैसे पूंजीवादी देशों के साथ भी जुड़ा हुआ है, इसलिए वो चाह कर भी इस पे निवेश को धीमा किया हुआ है। भारत ने उदाहरण के लिए वही है कि ईरान से तेल आयात करना बंद है, और उसके बाद में चाबहार बंदरगाह पे भी बजटीय आवंटन को कम कर दिया या शून्य कर दिया है। क्षेत्रीय अशांति भी है। काफ़ी चुनौतियों की बात की रही है तो क्षेत्रीय अशांति भी है। शरणार्थियों की आगमन, ब्रेग्जिट, कोविड महामारी, यूक्रेन पर रूस का आक्रमण, तो ये क्षेत्रीय अशांति भी देखने को मिल रही है। एक बड़ी चुनौती है। कूटनीतिक चुनौती में अमेरिका और नाटो पूर्व रूस के मध्य जो है संतुलन जो है स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि लगभग विफल है। भारत सॉरी इसमें देखिए थोड़ा सा है, क्या आप जानते हैं यूरेशियन इकोनॉमिक्स यूनियन क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका अपना कानून अस्तित्व है। इसे ट्रीटी ऑन यूरेशियन इकोनॉमिक्स यूनियन द्वारा स्थापित किया गया है। सदस्य की बात करें तो आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक एंड रूस, इस कुछ देश हैं। भारत के लिए आगे की राह क्या है? तो मुक्त व्यापार समझौता। भारत को यूरेशिया में निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, मुक्त व्यापार समझौता में तेजी लानी चाहिए। भारत के पास मानव और आर्थिक पूंजी अच्छी खासी है, तो जल्दी पूरा किया जा सकता है। नाटो और यूरोपीय संघ से जुड़ना। नाटो और भारत के लिए नाटो से भी जुड़ना है और यूरोपीय संघ से भी जुड़ना है। क्षेत्रीय मंच की बात करें तो अलग अलग क्षेत्र मंचों का उपयोग करके चीन और रूस के साथ जो है वो नियमित संलग्नता की दिशा में प्रयास करना चाहिए। जो छोटे छोटे संगठन हैं जैसे एससीओ हो गया, उसके बाद में ब्रिक्स हो गया, आरआईसी हो गया, तो इन सब के साथ जो है इन सब पर भी पहुंच भारत को बनानी ही चाहिए। कनेक्टिविटी में सुधार करना चाहिए। कनेक्टिविटी में क्या है कि कई ऐसे देश हैं जिनको ज़रूरत है हमारे निर्यातों की, हमारे सामान की, जो भी चीज़ें हैं, तो वहाँ तक कनेक्टिविटी ही नहीं है। उस पे ध्यान देना चाहिए। ईरान और अरब के साथ जो है उस सहयोग, ईरान की अफ़गानिस्तान, मध्य एशिया, इस इन सारे मुद्दों पर एक हल निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम से कम भारत के लिए। भारत के लिए यूरेशिया का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। एक तो महत्व है चीन की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम चल रहा है, उसका एक विकल्प हो जाएगा। दूसरा, आर्थिक रूप से भारत मजबूत हो जाएगा। तीसरा, सामाजिक रूप से कनेक्टिविटी बनेगी मध्य एशिया से, यूरेशिया से। और स्वेज नहर का एक विकल्प सामने आ जाएगा, क्योंकि स्वेज नहर से जब भी व्यापार हो रहा है तो वो काफ़ी दूर जाना पड़ रहा है, और दूसरे साथ साथ उस आर्थिक रूप से और उसमें लागत बहुत ज़्यादा लग रही है। ऐसे में अगर मध्य एशिया या फिर यूरेशिया के साथ संबंध अच्छे होते हैं तो भारत का स्वेज नहर से व्यापार का एक विकल्प मिल जाएगा, जो कि भारत के निर्यात को काफ़ी बढ़ावा देगा। अगला टॉपिक है भारत चीन व्यापार संबंध। भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा $100 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। अगर हम बात करें व्यापार घाटा क्या होता है, तो व्यापार घाटा जब कोई देश निर्यात से अधिक आयात करता है। दूसरे शब्दों में कहें कि जब कोई देश बेचने से अधिक खरीदता है, तो उस स्थिति में व्यापार घाटा होता है। देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो भारत का जो है वो
व्यापार घाटा $100 बिलियन के को पार कर गया है। अगर हम बात करें दोनों देशों के व्यापार के संबंध में, तो दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंध 2022 में $135.98 बिलियन के रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। भारत जो है वो आयात $118.5 बिलियन का है। भारत का जो सबसे बड़ा व्यापार भागीदारों में है वो चीन और अमेरिका है। पहले नंबर पे अमेरिका और दूसरे नंबर पे चीन है। अच्छा, बढ़ते व्यापार घाटे के क्या कारण हो सकते हैं? पहला, भारत का बढ़ता हुआ आयात। भारत जो है बहुत सारी चीज़ें आयात करता है चीन से, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीनरी चीज़ें और भी मध्यवर्ती चीज़ें जो बहुत ज़्यादा निर्भर है। कम कम मूल्य पर निर्यात करता है, बहुत कम मूल्य का निर्यात करता है। उदाहरण के लिए हमारे पास निर्यात करने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं, और जो भी चीज़ें हैं वो प्राथमिक स्तर की चीज़ें हैं, प्राथमिक उत्पाद है, या फिर हम कहें कच्चा माल जैसा कुछ हम उत्पाद निर्यात करते हैं। बाजार पहुंच की अगर हम बात करें तो चीन भारत के उच्च निर्यात क्षमता वाले क्षेत्रों जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, आईटीज़ आदि में जो है वो नॉन टैक्स बैरियर को लगाता है। तो इसलिए हम जो है बाजार तक पहुंच ही नहीं पाते। उत्पादों की डंपिंग। चीन अपने कुछ उत्पादों को भारत में या फिर हम भारत जैसे और भी जो देश हैं, अभी हम भारत की बात करेंगे, भारत में डंपिंग करता है, यानी कि कम लागत पर भारतीय बाज़ारों में वस्तुओं को डंप कर देना। तो ऐसा करता है। चीन की विनिमय दर नीति। अमेरिकी डॉलर के संबंध में क्या हुआ कि चीन ने अपनी जो है मुद्रा रेनमिनबी का पुनर्मूल्यांकन किया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि निर्यात जो है वो महंगा हो गया। मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता। चीन के उत्पाद भारत के उत्पाद की तुलना में सस्ते होते हैं। उनकी मांग जो है वो भारतीय बाज़ारों में बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें निर्यात और आयात क्या क्या चीज़ें भारत में करता है और चीन क्या करता है, तो भारत से निर्यात बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पेट्रोलियम, जैविक रसायन, समुद्री उत्पाद, परमाणु उत्पाद, नमक, सल्फर और पत्थर जैसी चीज़ें निर्यात होती है। जबकि हम आयात की बात करें, विद्युत मशीनरी, परमाणु उत्पाद, कार्बनिक रसायन, प्लास्टिक और लेख, लोहा और इस्पात सहित उनके उत्पाद। अब देखिए, प्राथमिक वस्तुएं हैं ये, हमारे यहाँ से केवल वही चीज़ें जा रही हैं जो कि कच्चा माल हैं, जैसे समुद्री उत्पाद, जैविक रसायन, पेट्रोलियम उत्पाद कच्चे माल के रूप में। वहाँ से आ क्या रहा है, वहाँ से आ रहा है विद्युत मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ रही हैं। तो और भी सारी चीज़ें, प्लास्टिक और उसके लेख आ रहे हैं। तो वहाँ निर्माण करने के बाद जब यहाँ व्यापार करते हैं तो हमारा वही व्यापार घाटा बढ़ता जाता है। व्यापार घाटे को रोकने के लिए भारत सरकार कई पहल भी शुरू किया है, जैसे आयात को कम करना। कैसे कम करना, तो उन्होंने एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई है। सुरक्षात्मक उपाय हैं कि उनके कुछ उत्पादों पर एंटी डंपिंग लगा दिया गया है कि उसको आप ज़्यादा नहीं कर सकते। दूसरा, भारत स्वयं के लिए क्या कर रहा है, भारत आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, अपने घरेलू उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। उसके लिए उदाहरण है कि भारत में सक्रिय दवा सामग्री का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही जो है भारत जो है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, जैसे कि दूसरे देश जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया और जो समान विचारधारा वाले देश हैं, भारत उनसे अपनी आपूर्ति कराना चाहता है, उनके लिए काम कर रहा है। कुछ उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है, जैसे कुछ चीनी एप्लीकेशंस हैं, बिजली उपकरण हैं, आदि कुछ चीज़ें हैं जिस पे प्रतिबंध लगाया गया है। निर्यात में वृद्धि के लिए भारत क्या कर रहा है, ये तो हुआ कि आयात को कम करना है, अब निर्यात भी तो बढ़ाना है। निर्यात बढ़ाने के लिए भारत ने उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन पीएलआई 2020 जो योजना चलाई थी उसको प्रोत्साहन दे रहा है। मेक इन इंडिया 2014 में ही चला है, जिसका उद्देश्य है कि भारत को दुनिया में विनिर्माण हब का बनाना है। विशिष्ट क्षेत्रों को बढ़ावा देना। विशिष्ट क्षेत्र में जैसे वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने विशिष्ट क्षेत्र किसे माना है कि वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं में आयात बिलों की कटौती करने के लिए 12 क्षेत्रक बनाए गए हैं, 12 क्षेत्रकों की पहचान की गई है, तो उसको जो है वो बढ़ावा दे रहा है। व्यापार संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक।
पहला कारक सीमा विवाद, लोगों के भावनात्मक विचार, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, मांग और आपूर्ति। ये 4 कारण जो हैं वो व्यापार संबंधों को प्रभावित करते हैं। अगर सीमा पे विवाद होगा तब भी प्रभावित होगा, लोगों में भावनात्मक विकार आ जाएगा, विचार होगा तब भी व्यापार जो है प्रभावित हो सकता है। प्रभावित में कुछ भी हो सकता है। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, मांग और आपूर्ति की डिमांड कितनी है और आपूर्ति कितनी है। अगर हम बात करें आगे की राह क्या हो सकती है, तो भारत के लिए, भारत के दृष्टिकोण से आगे की राह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आत्मनिर्भर बन जाना। आत्मनिर्भर मतलब वोकल फॉर लोकल जैसे पहल को और मजबूत कर दो, बाजार तक पहुंच बढ़ाओ। बाजार तक पहुंच के लिए हमें अपने निर्यात, जो निर्यात हम जिस चीज़ों करते हैं उसके मूल्य को बहुत ज़्यादा हाई रहता है, उसका मूल्य बहुत ज़्यादा उच्च रहता है, उसको कम करो। आयात प्रतिस्थापन करो। आयात प्रतिस्थापन में भारत घरेलू उत्पादों द्वारा चीनी आयात को प्रभावी ढंग से प्रतिस्थापित कर सकता है। भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता, तो हमें चीनी उत्पादों से तुलना करना पड़ेगा और कम से कम उससे बेहतर उत्पाद बनाने पड़ेंगे। कुछ शब्दावलियाँ हैं जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी, तो यह आयातित वस्तुओं पर लगाए जाने वाला एक कर है। इसे माल के डंपिंग और उसके कारण उत्पन्न होने वाले व्यापार विकृत, कभी कभी देश क्या करते हैं कि दूसरे के व्यापार को विकृत करने के लिए कम दामों में अपने उत्पाद को दूसरे की मार्केट में उतार देते हैं, जिससे वहाँ की स्थानीय जो कंपनी है या फिर और भी जो चीज़ें हैं वो ध्वस्त हो जाती हैं। तो उस पर एक प्रतिबंध लगाना, उस पर टैक्स लगाना है। उसके बाद में है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, यह भी एक शुल्क ही है, शुल्क का ही एक विशिष्ट रूप है। इसमें सरकार जो है आयात सब्सिडियों के नकारात्मक प्रभाव को खत्म करके घरेलू उत्पादकों को बचाने का प्रयास करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें चीन से निवेश, चीन से निवेश में क्या है, चीन से एफडीआई और एफपीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश तेजी से बढ़ा है, जो कि एक चिंता का कारण भी है, क्योंकि एफपीआई का अंतर्वाह अधिक है तो वो चिंता का कारण है, क्योंकि एफपीआई एफडीआई थोड़ा अंतर होता है उसमें। निवेश का मुख्य रूप क्या है, प्रौद्योगिकी स्टार्टअप खंड। 2020 में भारतीय कंपनियों के अवसरवादी नियंत्रण या अधिग्रहण पर अंकुश लगाने के लिए भारत की एफडीआई नीति को संशोधित किया गया है। और उसके बाद में साथ ही जो ऐसी कंपनियां हैं जिनका उद्देश्य केवल अपना लाभ कमाना है, उनके लिए केवल सरकारी मार्ग के तहत ही निवेश की अनुमति दी गई है, बाकी अन्य मार्गों को बंद कर दिया गया है। तो भारत जो है निष्कर्षतः यही कह सकते हैं कि अपने घरेलू स्तर पर मजबूत बना करके, अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को मजबूत करके ही बाजार तक पहुंच बढ़ा सकता है और अपने व्यापार घाटे को कम कर सकता है। अगला टॉपिक है भारत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मध्य व्यापारिक संबंध। भारत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका व्यापार नीति मंच ट्रेड पॉलिसी फोरम की यह 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुई। इसमें जो है वो व्यापार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। तो ट्रेड पॉलिसी फोरम क्या है, इंडिया यूएस के बारे में थोड़ा जाने अगर, तो इसकी स्थापना होती है 2005 में। 2005 में व्यापार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच निरंतर जुड़ाव और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के संबंधों को आगे बढ़ाने का एक मंच है। इसके तहत कृषि, गैर कृषि वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, बौद्धिक संपदा सहित 5 व्यापक क्षेत्रों पर कार्य समूह जो है काम करेगा। उद्देश्य क्या है कि अलग अलग मुद्दों पर द्विपक्षीय व्यापार वार्ता को और घनिष्ठ बनाना, जिससे क्या हो सके, संधारणीय विकास और समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जा सके। बात करें अगर भारत यूएसए व्यापार संबंध की, तो कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य निकल के सामने आते हैं। जैसे 2021-22 में भारत और यूएसए के बीच द्विपक्षीय व्यापार 119.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि चीन के बाद भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2013-14 में ये शीर्ष निर्यात जो है गंतव्य रहा। भारत क्या निर्यात करता है और क्या आयात करता है। भारत यूएसए को पॉलिश किए गए हीरे, फार्मास्यूटिकल उत्पाद,
आभूषण, लाइट ऑयल और पेट्रोलियम, फ्रोजन झींगे आदि सौंदर्य प्रसाधन जो है वो निर्यात करता है। आयात क्या करता है? तेल, तरलीकृत प्राकृतिक गैस, सोना, कोयला, पुनर्चक्रित उत्पाद और स्क्रैप आयरन, बड़े बादाम आदि चीज़ें भारत आयात करता है। भारत और यूएसए के व्यापार संबंधों के कई चरण रहे हैं। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 से लेकर के 1991 तक एक क्लोज इकोनॉमी था, बंद अर्थव्यवस्था था और भारत की नीतियां वो समाजवादी नीतियां थी। तो उसके कारण पूंजीवादी देश अमेरिका के साथ हमारा व्यापार अच्छा नहीं रहा, उतने मजबूत नहीं रहे। उसके बाद में 1991 में एलपीजी आर्थिक सुधार आता है, भारत जो है वो प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ता है। तो भारत और यूएसए से भारत में निवेश की वृद्धि होती है। 2000 के बाद, खासकर 2000 के बाद व्यापार संबंधों में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। क्षमता व्यापार क्षमता का उपयोग करने के लिए कई पहल शुरू की गई है भारत और यूएसए के बीच में। इंडिया यूएसए कमर्शियल डायलॉग, ठीक है। यूएसए इंडिया बिजनेस काउंसिल जो कि 1975 में शुरू किया गया था, एक वाणिज्यिक साझेदारी है, व्यवसायों को बढ़ावा देता है, जोड़ता है। इंडिया यूएसए इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप डायलॉग, वित्त मंत्री और अमेरिकी ट्रेजरी सचिव के नेतृत्व में। इंडिया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, जो भ्रष्टाचार रोधी और स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित आपूर्ति श्रृंखला, कर को बढ़ावा देने के लिए इस समझौते इस पर वार्ता करते हैं। इस पे भारत अमेरिका व्यापार का क्या महत्व है? भारत अमेरिका का व्यापार संबंध का बहुत ज़्यादा महत्व खास करके 2013 के बाद बढ़ चुका है, क्योंकि निर्यात भारत का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ अधिशेष है। भारत के प्रमुख निर्यात गंतव्यों में से एक है, सबसे बड़ा निर्यात करने वाला भारत है। निवेश जो है वो कई है। अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि एप्पल है, गूगल है और भी कई कंपनियां हैं जिनका जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो बहुत ज़्यादा है भारत में, जिससे भारत में रोजगार के सृजन में मदद मिल रही है। सूचना और प्रौद्योगिकी हब, अमेरिका जो है वो अमेरिका का सिलिकॉन वैली जो है वो आईटी क्षेत्र के लिए एक हब है, वहाँ के लिए एक प्रेरणा है जो आईटी हैं, आईटीएंस हैं। तो सूचना और प्रौद्योगिकी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोगों के मध्य जो है एक संबंध है। विप्रेषण की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से भारत को, विप्रेषण का मतलब है कि वहाँ से पैसा भारत में आना या भेज देना। वहाँ भारत के लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं वो अपने घर के लिए पैसा भेजते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है वो रेमिटेंस जो है एक प्रमुख स्रोत है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में। प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण जो है वो भी एक तुलना में आसान हो गया है, क्योंकि घनिष्ठ व्यापार साझेदारी के कारण। तो ये सारे कारण जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हुए भारत और अमेरिका के संबंध में। भारत और अमेरिका का संबंध केवल व्यापार तक ही नहीं बल्कि रक्षा व्यापार संबंध भी काफ़ी मजबूत है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने क्रमशः 2016 और 2018 में भारत को एक प्रमुख रक्षा भागीदार तथा सामरिक व्यापार प्राधिकरण के रूप में नामित किया, जिसे टीयर 1 का दर्जा दिया गया। रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहलू के लिए भी ये विकास सहयोगात्मक विकास सह उत्पादन सह विकास मिलकर काम कर रहे हैं। रक्षा व्यापार और सहयोग के लिए कई जो है मूलभूत समझौते किए हैं, जैसे जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एंटी एग्रीमेंट 2002, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट जिसे हम कोमोकासा कहते हैं जो कि काफ़ी फेमस रहा है 2018, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2020। तो ऐसे कई समझौते हैं जो भारत ने किए हैं, अमेरिका ने किए हैं। भारत और अमेरिका के व्यापार संबंधों में कई चुनौतियां भी सामने आती हैं, जैसे टैरिफ बैरियर, दोनों देश एक दूसरे पर उच्च टैरिफ लगाते हैं। उदाहरण के लिए 2018 में अमेरिका ने भारत के कुछ इस्पात उत्पादों और एल्युमिनियम उत्पादों पर शुल्क लगाया था। इसके बाद जो है भारत ने भी जब अभी प्रक्रिया में कुछ उत्पादों पर शुल्क लगा दिया। अगली जो चुनौती है वो नॉन टैरिफ बैरियर की है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का दावा है कि वो अमेरिकी कृषि निर्यात को सीमित करने के लिए भारत द्वारा फाइटोसैनिटरी बैरियर लगाए हैं।
आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भर भारत को पहल को संरक्षणवादी कदम के रूप में अमेरिका देखता है। उसका मानना है कि अगर आप आत्मनिर्भर बनेंगे तो शायद उसका व्यापार शायद कम हो सके, इसीलिए वो उसका विरोध जताता है। वरीयताओं की सामान्यीकृत प्रणाली। अमेरिका जो है 2019 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भारत को जीएसपी से हटा दिया। वरीयताओं की सामान्य प्रणाली से। क्योंकि जीएसपी पात्र विकासशील जो देश हैं उसमें अमेरिका मतलब उसे अमेरिका जो है वो मुफ्त में या फिर शुल्क जो है मुफ्त में वस्तुओं का निर्यात करने की अनुमति देता है। तो भारत फिलहाल उस लिस्ट में नहीं है। स्थानीयकरण की नीति। स्थानीयकरण की नीति में भारत जो है अपना डेटा सेंटर बनाता है तो अमेरिकी कंपनियां जो है उसकी आलोचना करती हैं। डिजिटल टैक्स। अमेरिका की कुछ कंपनियों पर जो अनिवासी कंपनियां हैं उन पर 2% कर लगाया भारत ने 2020 में, तो उसका भी विरोध उन्होंने किया। बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में स्पेशल 301 रिपोर्ट जो आती है अमेरिका में, उसमें भारत उसमें रहता है क्योंकि उन लोगों का आरोप है कि भारत की पेटेंट संबंधी व्यवस्था जो है वो उच्च बौद्धिक संपदा चोरी दर जो वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए अमेरिकी इस विषय में चिंता दिखा जताते हैं और अपनी 301 रिपोर्ट जो आती है उसमें स्पेशल 301 रिपोर्ट में मेंशन भी करते हैं। पेशेवर तक पहुंच। अमेरिका ने L1H1 वीज़ा की श्रेणियों को और कठोर कर दिया है, उसके मानदंडों को और कठोर कर दिया है। भारत ने आरोप लगाया है कि सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौते के साथ साथ सेवाओं की आपूर्ति करने वाले नेचुरल पर्सन्स की आवाजाही पर भी जो है वो उसका उल्लंघन कर रहा है। तो कुल मिलाकर के भारत और अमेरिका के बीच जो ये चुनौतियां दिख रही हैं वो खास करके आर्थिक चुनौतियां ही सामने आती हैं। आर्थिक मुद्दों को ध्यान में रख के ही चुनौतियां सामने आ रही हैं। आगे की राह क्या हो सकती है? आगे की राह के लिए विवाद जो भी हैं भारत और अमेरिका के बीच, उस विवाद का समाधान किया जाना चाहिए जल्द से जल्द। आपसी विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग 2022 में भारत को 2 वर्ष बाद अपनी प्रमुख व्यापारिक सहयोगियों की मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया है, नहीं तो अभी तक मुद्रा की निगरानी की सूची में था। बाधाओं को कम करना है। बाधाओं को कम करने का मतलब टैरिफ और नॉन टैरिफ जो हैं दोनों को कम करने की आवश्यकता है ताकि भारत और अमेरिका का द्विपक्षीय व्यापार जो है वो और बढ़ावा बढ़े। महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी की पहल। महत्वपूर्ण औद्योगिकी और उभरती प्रौद्योगिकी की पहल। हाल ही में ICET का उद्घाटन जो है वो संवाद आयोजित किया गया था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नेतृत्व में हुआ था। उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी में साझेदारी का विस्तार करना है। महत्व यही है। वैश्विक प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखला में एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला भागीदार और योगदानकर्ता के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका के लिए महत्वपूर्ण है। भारत की गहन प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए नए बाजार खोलेगी। अमेरिका द्वारा जो है वो मौजूद निर्यात नियंत्रण प्रतिबंधों को हटाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। ICET के तहत सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो कुछ गिने चुने हैं जैसे कि क्वांटम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष, अर्धचालक, उन्नत टेलीकॉम 5G जैसे प्रौद्योगिकी शामिल हैं। रक्षा नवाचार, वैज्ञानिक अनुसंधान, ये सारी चीज़ें अमेरिका और भारत के संबंधों को और मजबूत करेंगी और व्यापार को भी काफ़ी सुदृढ़ता प्रदान करेंगी। अगला टॉपिक है लैटिन अमेरिका में भारतीय प्रवासी सुर्खियों में क्यों रहा? चूँकि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया लैटिन अमेरिकी देशों में और वहाँ पर 2 राष्ट्रपति जो कि भारतीय मूल के थे वो विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, तो इसलिए ये काफ़ी खास माना गया। प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में अगर हम थोड़ा बात करें तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्या हुआ था? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, तो इसे इसी दिन मनाया जाता है। शुरू कब से हुआ? 9 जनवरी 2003 से शुरू हुआ। 2015 से प्रवासी भारतीय दिवस जो है हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। तो इसके तथ्य क्या हैं? भारत ने मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मेजबानी की और इसकी थीम थी प्रवासी अमृतकाल में
भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। प्रवासी भारतीय दिवस के तहत प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जिसका उद्देश्य है कि प्रवासी भारतीय समुदाय के जुड़ाव और संबंधों को मजबूत किया जाए और एक मंच प्रदान किया जाए। लैटिन अमेरिका में भारतीय डायस्पोरा के लोग जो है, भारतीय डायस्पोरा बहुत पहले से है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में गिरिमिटिया मजदूर के रूप में चीनी बागानों पर काम करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैको, गुयाना, सूरीनाम, जमैका जैसे देशों में लाया गया था। और दूसरा जो है 1960 और 70 के दशक के दौरान बहुत बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर, जैसे अलग अलग डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए लैटिन अमेरिका लोग स्वयं गए। तो अगर हम बात करें लैटिन अमेरिका में भारतीय प्रवासियों का योगदान क्या है, तो पहली चीज़ तो जनसांख्यिकी योगदान ही बहुत है। वहाँ स्थानीय लोग से ज़्यादा प्रवासी लोग हैं। खास करके भारतीय त्रिनिदाद, सूरीनाम और गियाना की आबादी भारतीय प्रवासियों का एक बड़ा हिस्सा है। भारतीय व्यवसायियों और पेशेवरों द्वारा इस क्षेत्र में देशों का प्रवासन किया गया है। राजनीति की अगर हम बात करें तो राजनीति में भी वहाँ के कई संवैधानिक पदों पर भारतीय लोग कार्यरत हैं। यहाँ तक कि उदाहरण की बात करें तो क्रिस्टिन कंगालू त्रिनिदाद और टोबैको के राष्ट्रपति, इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति हैं, और उसके बाद में खान संतोषी सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। संस्कृति की बात करें तो प्रवासी भारतीयों ने लैटिन अमेरिकी की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना में एक नए आयाम जोड़े हैं, जैसे संगीत, धार्मिक विश्वास, नई शब्दावलियाँ, नृत्य, फैशन, कला, त्योहार, बहुत सी सारी चीज़ों को भारतीयों ने उसमें शामिल किया है। अर्थव्यवस्था में भी उनका एक महत्वपूर्ण रोल है। प्राथमिक गतिविधियों से द्वितीयक, तृतीयक सभी क्षेत्रों में वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो वहाँ के लिए रोजगार अनेक अवसर पैदा करते हैं। भारतीय डायस्पोरा का मतलब अगर हम थोड़ा सिंपल शब्दों में कहें तो उन लोगों को कहा जाता है जिनके जड़ जो है वो भारत से जुड़े हैं। इनमें विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को भी शामिल किया जाता है, यानी कि जो एनआरआई हैं, अनिवासी भारतीय, भारतीय मूल के व्यक्ति, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सारे लोग जो है वो डायस्पोरा में आते हैं, भारतीय डायस्पोरा में आते हैं। भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का महत्व क्या है? महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा है। ब्रांड इंडिया की पहचान को मजबूत करने के लिए ये लोग मदद करते हैं। दूसरा, रेमिटेंस भी भेजते हैं, यानी कि वहाँ से जो पैसा कमाते हैं वो भारतीयों को भेजते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक सेतु के रूप में काम करते हैं, एक मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं उस देश से और भारत के, और सुविधा प्रदाता, लॉबी के समर्थक के रूप में काम करते हैं। तकनीकी ज्ञान और हस्तांतरण और वित्त के रूप में भी ये उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि इसके कुछ चुनौतियां भी हैं। प्रवासी भारतीयों के साथ प्रभावी संलग्नता में चुनौतियां का कारण कई हैं, जैसे पॉलिसी पैरालिसिस में क्या है कि देश के विकास में प्रवासी भारतीयों के सामाजिक आर्थिक योगदान के बावजूद भी अभी भी उन संबंधित एक सुस्पष्ट नीति का अभाव है। सीमित जुड़ाव है भारत सरकार का प्रवासी भारतीयों के साथ एक कनेक्शन बहुत कमज़ोर है। प्रवासी भारतीयों पर डेटाबेस, भारत के दूतावास में प्रवासियों का पंजीकरण कराना स्वैच्छिक है, लेकिन पर्याप्त डेटा अभी भी मौजूद नहीं है। शिकायत निवारण के लिए कई पोर्टल, जैसे ई माइग्रेट, केंद्रीय लोक सेवा शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, कई पोर्टल मौजूद हैं, लेकिन इसमें क्या है कि जब भी कोई शिकायत की जाती है तो वो समाधान उसका बहुत देरी से होता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा चुनौती बना हुआ है। घरेलू मुद्दे में जैसे निर्धनता उन्मूलन, विकास कार्यों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। इसके परिणाम स्वरूप जो है प्रवासी भारतीयों के साथ जो है वो एक बेहतर कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, या फिर उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार क्या है? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार जो है वो सर्वोच्च सम्मान है। एक अनिवासी भारतीय मूल का व्यक्ति हो, उनके द्वारा स्थापित और संचालित एक संगठन या संस्था हो। इसके तहत विदेशों में भारत के बारे में बेहतर समझ बनाने और उसके बाद में भारतीय हितों का समर्थन करने, भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए इन प्रवासी भारतीयों को पुरस्कृत किया जाता है। चुनौतियों की एक बात और भी आती है, जो सीमित संसाधन है। भारत जैसे देशों के पास
प्रवासी अपने देश के में रहने वाले लोगों के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। ऐसे में प्रवासी समुदाय के लिए भी संसाधन जो है इकट्ठा करना एक चुनौतीपूर्ण है। प्रवासी भारतीयों से जुड़ाव के लिए कुछ सरकारी पहल शुरू की गई है। जैसे 2016 में विदेश मंत्रालय ने शुरू किया था प्रवासी भारतीयों के लिए, 2004 में ही शुरू किया गया था। विदेशी में भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए विदेशी राष्ट्रों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौते किए गए हैं। भारत को जानो 2003 में एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। जन प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2017 पेश किया गया था, जिसमें वोट डालने के लिए या फिर प्रॉक्सी के रूप में वोट डाल सकते हैं और सरकार चुन सकते हैं, ऐसी अनुमति दी गई थी। अन्य पहल भी शुरू की गई है, जैसे प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम स्टडी इन छात्रवृत्ति कार्यक्रम 2007 में शुरू किया गया था। स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम 2012 में शुरू किया गया था। ई माइग्रेट सिस्टम 2014 में शुरू किया गया था। प्रवासी कौशल विकास योजना 2017 में शुरू किया गया था। महिलाओं के लिए समर्पित हेल्पलाइन 2021 में शुरू किया गया था। आगे की राह की अगर बात करें, आगे की राह में बात करने से पहले थोड़ा भारत के लिए भारतीय डायस्पोरा का महत्व देखते हैं। तो महत्व वही जो चीज़ें ऊपर बताई गई, विप्रेषण यानी रेमिटेंस 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग प्राप्त होते हैं, 2022 में प्राप्त हुआ है। तो एक जो कि एक हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। राजनीतिक समर्थन, राजनीतिक तौर पर बहुत सशक्त हैं। सॉफ्ट पावर के रूप में भी हिस्सा ले सकते हैं। बेन ग्रेन जो भारतीय समाज से प्रतिभाएं ब्रेन ड्रेन हो चुकी हैं, उसको कैसे वापस लाया जाए, उस कौशल को कैसे वापस लाया जाए, इस पर भी काम किया जा सकता है। व्यापार और निवेश काफ़ी मजबूत बन सकते हैं। अगर हम बात करें आगे की राह, तो नीति निर्माण करना चाहिए प्रवासियों के संदर्भ में, मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करे। प्रवासी भारतीयों पर डेटाबेस तैयार करना चाहिए, जो कम से कम भारतीय दूतावास में तो रहना ही चाहिए। यह कल्याणकारी कदम होगा, योजनाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी। जुड़ाव के लिए एक प्रोत्साहन होना चाहिए, उनको योजना दीजिए प्रवासी समुदाय को। सामाजिक कार्यक्रम जैसे मेंटरशिप कार्यक्रम, इंटर्नशिप, स्वयंसेवी कार्यक्रम और भी कई चीज़ें, भागीदारी का अवसर एक प्रदान करना चाहिए। अगला जो अंतिम टॉपिक है वो है भारत और यूएन पीस कीपिंग अर्थात संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना। सुर्खियों में क्यों रहा है? तो भारत ने अवेई में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन में महिला शांति रक्षक सैनिकों की अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी तैनात की है। अवेई क्या है? द सूडान और साउथ सूडान को विभाजित करने वाली सीमांकन रेखा के निकट स्थित है। तो वो टुकड़ी वहाँ पर स्थापित की गई है भारत द्वारा। संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल अवेई में भारतीय बटालियन के एक हिस्से के रूप में तैनात है। क्या आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2011 में सूडान के अबेई क्षेत्र में गंभीर स्थिति के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में अबेई के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल की स्थापना की थी। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सुरक्षा बल की स्थापना की गई है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना का महत्व क्या है? पहला महत्व तो वैश्विक शांति और सुरक्षा की ही है कि शांति रक्षक स्थिरीकरण और सुरक्षा उपायों की एक श्रृंखला रहे, ताकि कमज़ोर राष्ट्रों का पतन ना हो सके, गृह युद्ध को रोका जा सके। और दूसरा है लागत प्रभावी। लागत प्रभावी में क्या है? सैन्य अभियान जो भी है, सैन्य हस्तक्षेप के अन्य रूपों की तुलना में ये काफ़ी कम खर्चीला है। तो एक ये भी है जिससे बहुत सारी चीज़ों का बचाव किया जा सकता है। बोझ सारा साझा करने को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या फिर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में और भी जो समस्याएं हैं उसको किसी तरीके से कम किया जा सके, और उसके लिए भारत भी और कई राष्ट्र भी अपने सैनिकों के कुछ हिस्से को, अपने सैनिकों के कुछ लोगों को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, संयुक्त राष्ट्र की जो एजेंसी है उसके लिए देता है। हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करे। हिंसक उग्रवाद जो है उसका ये मुकाबला करेगा, कमज़ोर राष्ट्रों को स्थिरता प्रदान करेगा, नागरिकों की रक्षा करेगा, आतंकवादियों से सुरक्षित
आश्रय देगा और सारी चीज़ें, शांति प्रक्रिया को बढ़ावा देगा, मानवाधिकारों को बढ़ावा देगा। मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। भारत इसमें हमेशा से ही आगे रहा है, तो भारत को ये काम मतलब करेगा। यूएन पीस कीपिंग या संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना की विशेषता क्या है? पहली विशेषता है कि दुनिया भर में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा जो पीस कीपिंग जो भी है, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय उक्त मिशन के विस्तृत रणनीतिक विषय विकसित करने के लिए, उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है। और उसके बाद अगला जो विशेषता है, उस संयुक्त राष्ट्र कमान के तहत सैन्य और पुलिस कर्मियों का योगदान है। 1948 में पीस कीपिंग प्रयासों की शुरुआत की गई थी, जब उसे पश्चिम एशिया में सैन्य पर्यवेक्षकों को तैनात किया था। यूएन पीस कीपिंग फोर्स जो है को 1988 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि विश्व में एक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। यूएन पीस कीपिंग का सिद्धांत 3 मुख्य आधारों पर काम करता है। पहला, पक्षकारों की सहमति। दूसरा, निष्पक्षता। तीसरा, आत्मरक्षा और अधिदेश के पालन को छोड़कर बल का प्रयोग न करना। तो ये एक प्रकार से सिद्धांत अच्छा भी है और थोड़ा सा कहीं कहीं ये नुकसान भी करता है, क्योंकि बल का प्रयोग ना करना और आत्मरक्षा और अधिदेश का पालन करना ये भी इन लोगों के लिए समस्या पैदा कर सकता है। लेकिन अभी तक ये काफ़ी सफल रहा है। पीस कीपिंग मिशन की मुख्य भूमिका क्या रही है? मुख्य भूमिका है कानून के शासन और सुरक्षा संस्थानों का निर्माण करना, संघर्षों को रोकना, महिलाओं को सशक्त करना, नागरिकों की रक्षा करना, क्षेत्र को समर्थन प्रदान करना, मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, कानूनों के शासन और सुरक्षा संस्थानों का निर्माण करना। तो ये सारी चीज़ें हैं। इससे संबंधित जानकारी जो है वो 2028 तक यूएन पीस कीपिंग के उद्देश्य कुछ दिए गए हैं, जैसे सैन्य टुकड़ियों में सेवारत महिलाओं की संख्या को 3 गुना करना है, तो महिला की भागीदारी बढ़ेगी। गठित पुलिस इकाइयों में सेवारत महिलाओं की संख्या को 2 गुना करना है। यूएन पीस कीपिंग फोर्स में अधिक सैनिकों का अर्थ है कि कम नागरिक की मृत्यु होगी, कम हिंसा होगी, अस्थायी शांति होगी, उच्च अवसर होंगे। तो ये सारी जानकारियाँ दी गई हैं। यूएन पीस कीपिंग फोर्स लागत प्रभावी है, जैसे कि ऊपर बताया गया है कि लागत बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इसका बजट जो है वो सैन्य खर्च के 0.5% से भी कम है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे चुनौतियां हैं सशस्त्र संघर्ष की बदलती प्रकृति, ये भी सही है। आवाजाही की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। आवाजाही जैसे शुरू में पहले देखते हैं सशस्त्र संघर्ष की बदलती प्रकृति। जैसे कि अब जो अपराध हो रहे हैं वो नई पीढ़ी के अपराध नए हथियारों से हो रहे हैं। साइबर क्राइम और भी सारी चीज़ें हो रही हैं। आवाजाही की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। आवाजाही की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का मतलब क्या हुआ कि शांति स्थापना की प्रभावशीलता पर असर पड़ता है। समन्वय की अगर हम बात करें तो शांति स्थापना मिशनों के संयुक्त राष्ट्र मेजबान करने वाले जो भी क्षेत्रीय संगठन हैं वो उसमें शामिल होते हैं, और ऐसे में एक महत्वपूर्ण एक चुनौती बन जाता है। संसाधन का सीमित होना ये भी एक चुनौती है। सुरक्षा खतरे, जो वहाँ पर लोग तैनात होते हैं वो भी सशस्त्र समूहों का कभी शिकार बन सकते हैं। स्थानीय समर्थन का अभाव होता है, क्योंकि जहाँ भी जो भी देश है या जो भी स्थानीय लोग हैं वहाँ वो लोग कभी कभी उनका समर्थन नहीं करते हैं। प्रशिक्षण का अभाव, ट्रेनिंग जो है उनकी उतनी अच्छी से नहीं होती है, क्योंकि उनका काम लड़ने का नहीं, उनका काम शांति सुरक्षा को कायम करने का होता है। तो वो पैनिक होने वाली सिचुएशन को कंट्रोल में शायद ना कर पाएँ उतने ढंग से। अगर करते भी हैं तब उनकी सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ सकती है। तो प्रशिक्षण का अभाव है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत का योगदान वैसे भारत के योगदान का जो है वो भारत की सेवा का वो बहुत लंबा इतिहास रहा है। किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक कर्मियों का योगदान भारत का है। टोटल जो है देखिए, इसकी स्थापना 1948 के बाद दुनिया भर में 71 संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में से 1949 में अपनी सेवा भारत दे चुका है। वर्तमान में भारत जो है 5वां सबसे बड़ा सैनिक योगदानकर्ता देश है। भारत ने 13 सक्रिय संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में से 8 में से 5323 कर्मियों के जरिए अपना योगदान दिया है।
भारतीय शांति रक्षक सैनिकों के लिए चिकित्सा देखभाल, पशु चिकित्सा सहायता, इंजीनियरिंग सेवाएं जैसे कई सेवाएं प्रदान करता है। भारत जो है लैंगिक शोषण, दुर्व्यवहार पर ट्रस्ट फंड में भी योगदान देने वाला पहला देश है, जो 2016 में स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखने के लिए इसकी प्रतिबद्धता को प्रेरित है। साथ ही भागीदारी के जरिए भारत अपनी सॉफ्ट पावर को भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने रखता है। शांति स्थापना में भारतीय महिलाएं, भारत की महिला शांति रक्षकों में कांगो, लाइबेरिया, दक्षिणी सूडान, हैती सहित कई देशों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। 2007 में भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन में से एक पूर्ण महिला टुकड़ी तैनात करने वाला पहला देश है। 2007 में ही ये चीज़ें हो गई थी। 2014 में जम्मू कश्मीर की भारतीय पुलिस अधिकारी शक्ति देवी को अंतर्राष्ट्रीय महिला पुलिस शांति रक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे की राह में क्या हो सकता है? आगे की राह में जैसे एक मजबूत प्रतिबद्धता होनी चाहिए, महिलाओं की भागीदारी को और बढ़िया से होना चाहिए, ताकि पीड़ितों से बातचीत करके काफ़ी उन पे शांति को कायम किया जा सके। सामुदायिक जुड़ाव अच्छा होना चाहिए, उचित संसाधन होने चाहिए, विश्वसनीयता जिससे और बेहतर होगी, जवाबदेही अच्छी होनी चाहिए और प्रभावी न्याय प्रणालियों को भी मजबूत बनाना चाहिए। हितधारकों को भी शामिल करना चाहिए, खास करके जहाँ पर सुरक्षा दे रहे हो वहाँ के देशों को भी शामिल करना चाहिए। तो इस प्रकार जो है हम विश्व में शांति की स्थापना, सुरक्षा की स्थापना कर सकते हैं। अब बात आती है संक्षिप्त सुर्खियों की। संक्षिप्त सुर्खियों में इसमें एक ही सुर्खियां हैं, जैसे एशियाई प्रशांत डाक संघ, भारत जो है 4 वर्ष में के कार्यकाल में एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव का पदभार ग्रहण करेगा। तो उसमें 32 सदस्यीय देश का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर सरकारी संगठन है। तो इसका लक्ष्य वही है कि डाक संबंधों को विस्तारित करना, सुविधाजनक बनाना, सुधार करना और डाक सेवाओं में सहयोग करना सदस्य देशों के मध्य। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का एकमात्र सीमित संघ है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हुई है, तो इम्पोर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। और मुख्यालय कहाँ है? थाईलैंड के बैंकॉक में स्थित है। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सेगमेंट में आपका पूरा ख़त्म हो गया। अब अगला जो है वो अर्थव्यवस्था का टॉपिक होगा, अर्थव्यवस्था से संबंधित। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।